हमने लास्ट ये पढ़ा था क्लास में कि जो लाइफ का ओरिजिन होता है स्टार्टिंग, वो किससे होता है? नॉन लिविंग मटेरियल से। और उसके बाद में जब नॉन लिविंग मटेरियल से मैक्रोमोलिक्यूल्स बन जाते हैं, यानी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सब बन जाता है, तो फिर उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसका फॉर्मेशन होता है, और क्या बनती है? प्रिमिटिव सेल या प्राइमरी सेल या फर्स्ट सेल। फिर फर्स्ट सेल से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन से क्या होती है? दूसरी लाइफ अराइज होती है। यानी प्रिमिटिव लाइफ का ओरिजिन जो है वो क्या है? एबायोजेनेसिस, और फर्दर लाइफ का ओरिजिन जो है वो क्या है? बायोजेनेसिस। तो हमने पढ़ा था केमिकल थ्योरी। केमिकल थ्योरी के अंदर हमने कल क्या पढ़ा था कि जो अर्थ का एनवायरमेंट था वो रिड्यूसिंग था, उसकी वजह से क्या हुआ कि हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सारी चीजें प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी, और अर्थ का टेम्परेचर भी ज्यादा था। फिर क्या हुआ? सेकेंडरी एनवायरमेंट क्रिएट हुआ, यानी उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ, प्लस ऑक्साइड बनना शुरू हुए। तो इस तरीके से जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाने लगे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाने लगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसको अपन पढ़ेंगे केमिकल एवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ लाइफ। केमिकल इवोल्यूशन के लिए क्या? सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हम जानते हैं कि प्रिमिटिव अर्थ का जो एनवायरमेंट था वो कैसा था? रिड्यूसिंग था, हाई टेम्परेचर, (4000 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड), reducing atmosphere। reducing atmosphere का मतलब क्या? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड नो फ्री ऑक्सीजन। वहां पे फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन था। तो उससे क्या हुआ? जैसे हाई टेम्परेचर था अर्थ का, वैसे ही वहां पे रेडिएशंस भी पड़ती थी, सोलर रेडिएशंस और एनर्जी, यूवी रेडिएशंस। तो उनकी वजह से क्या होता था कि ये जो मॉलिक्यूल्स थे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स, वो आपस में अट्रैक्ट होते थे ड्यू टू सोलर एनर्जी and UV radiations। The molecules of hydrogen, helium, carbon, methane, ammonia and water vapors come in contact to form ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या हुआ? जो हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, जो फ्री एटम्स प्रेजेंट थे नेचर में, ड्यू टू हाई टेम्परेचर और सोलर एनर्जी से वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आने लगे, एक दूसरे के पास आने लगे, और उनके बीच में बॉन्डिंग होना शुरू हुई और मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हुए। एग्जांपल्स कौन कौन से मॉलिक्यूल्स?
CH4 NH3 CO2 N2 H2O H2O एक्सेट्रा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हुए। यानी ये क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद में सेकंड क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, यहां देखो CO2 है, N2 है, H2 है। अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाए तो उसके अंदर हमको क्या किसकी जरूरत पड़ती है, अमीनो एसिड्स की, कार्बन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, कई बार फॉस्फोरस, कई बार सल्फर की, कई बार अमोनिया की। ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अमीनो एसिड्स की। तो अमीनो एसिड्स किससे बनेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से मिलके। ठीक है, ये एटम्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और अमीनो एसिड्स बनाएंगे, फैटी एसिड बनाएंगे, डीएनए आरएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, नाइट्रोजनस बेस बनाएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो प्रिमिटिव मॉलिक्यूल्स है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो सब क्या करते हैं, जैसे जैसे अर्थ कूल होती है वैसे वैसे ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और प्रिमिटिव इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। When Earth started to cool, the primitive inorganic molecules interact with each other and form simple organic acids। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो अर्थ में रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में बने, लेकिन जैसे जैसे अर्थ का कूल होना शुरू हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, जो भी प्रिमिटिव मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में इंटरेक्ट करने लगे और इंटरेक्ट करके क्या बनाने लगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसके लिए अपन दो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, एक तो मिलर्स का एक्सपेरिमेंट, दूसरा फॉक्स का एक्सपेरिमेंट। एग्जांपल, फैटी एसिड, सिंपल शुगर एज ए राइबोज, ग्लिसरॉल, एलानिन, एडेनिन, न्यूक्लियोटाइड एक्सेट्रा। दो साइंटिस्ट ने इस एविडेंस के लिए एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने में से एक ने क्या किया, उसने अमीनो एसिड्स लिए और उसको हीट किया। जब अमीनो एसिड्स को उसने हीट किया और फिर उसको उसने ठंडा किया, तो उसने देखा कि जो अमीनो एसिड्स है वो आपस में अट्रैक्ट होकर एक पॉलीमर बनाते हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन को उन्होंने क्या कहा, पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम उन्होंने क्या रखा, प्रोटीनोइड माइक्रोस्फीयर। ठीक है, और ऐसे ही उन्होंने क्या किया, साइनाइड लिया और नाइट्रोजन लिया और उनको गर्म किया, और उसके बाद में उन्होंने देखा कि ये साइनाइड
और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर एक चेन बनाते हैं, जो चेन कौन सी होती है, न्यूक्लियोटाइड की चेन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट Fox experiment, he took some mixture of amino acid and heat it for 180 to 200 degrees centigrade for it, and after cooling this mixture, he found that there is a formation of polypeptide chain by amino acids, which is essential for protein synthesis. So he said it proteinoid microsphere which is 1 to 2 μm in diameter, and he took हाइड्रोजन साइनाइड, HCN का मतलब है हाइड्रोजन साइनाइड, एंड phosphate mixture then heat it up to 68 degree to 120 degrees centigrade for few hours. Then he cooled it. When he observed the chain of nucleotide sequence which is essential for RNA DNA। ठीक है, फॉक्स ने क्या किया, फॉक्स ने सबसे पहले क्या लिया, अमीनो एसिड्स का मिक्सचर लिया, उसको गर्म किया, फिर उसको ठंडा किया, तो उसने ये देखा कि अमीनो एसिड्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं, बॉन्डिंग करके एक साथ अटैच होकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है।
प्रोटीन सिंथेसिस करती है। वैसे ही उन्होंने हाइड्रोजन साइनाइड लिया और फॉस्फेट लिया, उसको उन्होंने वार्म किया और फिर उसको ठंडा किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये सारा एक साथ मिलकर ज्वाइन होकर एक चेन बना रही, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं। और ये किसके लिए जरूरी होती है? न्यूक्लिक एसिड के लिए, डीएनए आरएनए के लिए। ठीक है, ऐसे ही मिलर ने क्या किया, मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम एक्सपेरिमेंट ऐसे करेंगे जैसे कि प्रिमिटिव अर्थ थी। उन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसके अंदर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन ये सब डाल दिया, ऑक्सीजन नहीं डाली। दूसरा उन्होंने उस फ्लास्क को, क्योंकि पास्ट में क्या प्रेजेंट था, सिर्फ वाटर वेपर्स प्रेजेंट थी, फिर सेकेंडरी एनवायरनमेंट के अंदर क्या हुई, रेन्स प्रेजेंट हुई, तो उन्होंने क्या किया, सेकेंड जो फ्लास्क लिया उसके अंदर वाटर भर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि जो वाटर है वो है ओशंस और जो गैसेस है वो है एनवायरनमेंट ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस वाटर को वार्म किया। जैसे जैसे वाटर वार्म होता गया, वाटर वार्म होकर उस गैस के एनवायरनमेंट में पहुंचा, वहां पे उन्होंने उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, इलेक्ट्रोड्स के द्वारा स्पार्क किया। उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के द्वारा क्या हुआ कि वहां पे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुआ, यानी नाइट्रोजन, अमोनिया, मीथेन वगैरह ने मिलकर कोई ना कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाया। और उस मॉलिक्यूल को उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब के सहारे, कंडेंसर के सहारे, कंडेंसर का मतलब क्या, रेन लिया उन्होंने। कंडेंसर का मतलब रेन, यानी जब ठंडा जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको ठंडा करने के लिए, अर्थ में भी क्या हुआ, अर्थ ठंडी होने के बाद में क्या हुई, उस पे रेन हुई। तो उन्होंने कंडेंसर को एज अ रेन लिया कि जो भी मॉलिक्यूल्स है उनको कूल करके फिर उन्होंने एक जगह पे इकट्ठा किया। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये शो किया कि जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ का रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था उसमें पहले नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और फिर उसके बाद में जब वाटर आया तो उसमें प्रिमिटिव स्टार्टिंग होनी शुरू हुई लाइफ की। लिख लिया ये? मिलर्स और यूरिस के एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया, दे टुक गैस फ्लास्क, ये है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, वाटर फ्लास्क, इसको इन्होंने कहा ओशंस, कंडेंसर, इनको इन्होंने कहा रेन। ठीक है, उन्होंने ये तीनों चीजें ली और एक ट्यूब के द्वारा इंटरेक्ट कर दी या कनेक्ट कर दी एंड interconnected by a tube and they take a vacuum pump to move air ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो वाटर फ्लास्क था हमारा उसको गर्म करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने उसको गर्म करना शुरू किया, वाटर गर्म होके क्या करता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर वेपर्स कन्वर्ट होने लगी और वो अपवर्ड मूवमेंट करने लगी। जैसे वो अपवर्ड मूवमेंट करने लगी उसके बाद में वो पहुंची गैस फ्लास्क में। जैसे ही वो गैस फ्लास्क में पहुंची, उन्होंने एक स्पार्क लिया था या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लिया था इलेक्ट्रिसिटी के लिए या एनर्जी के लिए,
He took spark and electrode for generate energy in गैस फ्लास्क। ठीक है, उन्होंने वो जो स्पार्क लिया था, जो इलेक्ट्रोड लिए थे, उससे उन्होंने स्पार्क किया। जैसे ही स्पार्क किया तो जो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था उसके अंदर जो वाटर वेपर्स थी, उन्होंने आपस के अंदर कोई ना कोई फॉर्मेशन किया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने के बाद में कहाँ गए, उस ट्यूब गैस फ्लास्क से नीचे की ट्यूब में गए जहां पे कंडेंसर लगा था, उसके अंदर वो कूल हुए और वो फिर जाके वहां पे स्टोर हो गए जहां पे उन्होंने स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रखा था। They warm water flask with the help of hot plate and water vapors goes towards gas flask by tube. When water vapor reached at gas flask, they discharge स्पार्क। जैसे ही वो वाटर वेपर्स वहां पे पहुंचती है गैस फ्लास्क में, उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज किया स्पार्क को या इलेक्ट्रिसिटी को। देन एलिमेंट्स ऑफ गैस फ्लास्क एंड water vapors interact with each other and form the organic molecules, the mixture of organic molecules is pulled down by condenser यानी रेन। then molecules are collected। ठीक है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कितने दिनों तक ऑब्जर्व किया, 18 डेज। they observe their experiment for 18 days continuous
formation of organic molecules. उन्होंने देखा कि लगातार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आज भी बनते हैं, लेकिन वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या फिर जो हेट्रोट्रॉप्स है, जो ऑटोट्रॉप्स है, उनकी वजह से वो कंज्यूम कर लिए जाते हैं, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्री बचते ही नहीं है, जिससे कि उनके लिए और कोई लाइफ ओरिजिनेट होने का सवाल रहे। और आज जो हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो 21% प्रेजेंट है और हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में है, 0.04%। तो इसलिए आज का जो एनवायरमेंट है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट, और पहले का जो एनवायरमेंट था वो क्या था, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट। अब जब हम ये जानते हैं कि जो प्रिमिटिव एनवायरमेंट था उसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते थे, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उसको कंज्यूम क्यों नहीं किया गया, इसलिए कंज्यूम नहीं किया गया क्योंकि दो रीजन थे उसके, कि पहला वहां पे लेक ऑफ लाइफ था, वहां पे कोई लाइफ थी नहीं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करे, और दूसरा उसका कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता था, उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं थी, ठीक है, तो उसका कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता रहा। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सस्पेंडेड रहते थे वाटर्स के अंदर, ओशियंस के अंदर, कई बार उनके सरफेस एरिया में और कई बार वो ब्रॉथ फॉर्म में रहते थे या सूप फॉर्म में रहते थे, कई बार वो फ्लड फॉर्म में रहते थे, यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वहां पे जाकर उनके जो सरफेस एरिया रहता था वहां पे जाकर वो वोलेटाइल फॉर्म में स्टेबल हो जाते थे। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नेचर में फ्री पड़े रहते थे। लेकिन आज जैसी कंडीशन है, जैसे ही मॉलिक्यूल्स बनते या तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या फिर लाइफ इतनी ज्यादा है कि वो कंज्यूम कर लिए जाते हैं।
मिलर्स ने क्या किया, एक गैस वाटर फ्लास्क लिया, उसको इस तरीके से ट्यूब से कनेक्ट किया गैस फ्लास्क के अंदर, और उसके बाद में उन्होंने कंडेंसर लगाया, और उसके बाद में जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहे थे वो इस वाटर के अंदर इकट्ठा हो रहे थे, और उसको गर्म करता गया। जैसे जैसे गर्म करते गए वाटर वेपर्स इसके एटमॉस्फेयर के अंदर आती गई, और उसी तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता रहा। ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उन्होंने कितना वोल्ट का किया था? 7500 वोल्ट। अब हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली बन रहे हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स अर्थ पे ही क्यों पड़े हुए हैं, उसको कोई कंज्यूम क्यों नहीं कर रहा, उनका अक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है? अक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उसके रीजन है फर्स्ट, लेक ऑफ लाइफ, यानी प्रिमिटिव अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं थी जिससे कि वो उसको कंज्यूम कर सके। प्रिमिटिव अर्थ हैव नो लाइफ for organic molecules consumption। दूसरा, lack of free oxygen, primitive environment, atmosphere was producing no free oxygen present for oxidation
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे थे वो जिस फॉर्म में बन रहे थे उसी फॉर्म में अर्थ पे थे, क्योंकि उनको कंज्यूम करने के लिए कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं थी। दूसरा, उनके ऑक्सीडेशन के लिए या उनके ब्रेकडाउन के लिए कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। इसीलिए ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज सच वहीं पे रिमेनिंग रहते थे जहां पे वो बन रहे हैं।